स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑफिशियल चैनल ऑफ निम्बस करियर्स टीचिंग। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम अपनी पीवाईक्यू की सीरीज को डिस्कस कर रहे हैं एचपी पीजीटी मैथमेटिक्स की। तो आज हम आगे वाले क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। होप सो आपको सीरीज पसंद आ रही होगी। अगर आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो डाउनलोड कीजिए निम्बस करियर ऐप को या फिर हमारे दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए। तो बिना देरी किए हम अपनी सीरीज को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बस ये बताना चाहती हूँ कि हम पीवाईक्यू क्यों डिस्कस कर रहे हैं, ताकि हमें एग्जाम का जो पैटर्न है उसका एनालिसिस अच्छे से हो सके। इसके बाद ही हम अच्छे से जो हमारी तैयारी है कि कौन से टॉपिक को कितने डेप्थ में पढ़ना है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो मूविंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन। लेट x एंड y बी नॉन लीनियर स्पेसिस ओवर अ फील्ड के। ये हमारा होमवर्क क्वेश्चन है लास्ट टाइम से, है ना। लास्ट टाइम यही दिया था होमवर्क। लेट x एंड y बी नॉन लीनियर स्पेसिस ओवर अ फील्ड के। लेट t x to y be a linear operator. Which one of the following is not in the equivalent condition? इनमें से कौन सा इक्विवेलेंट कंडीशन में नहीं है? ठीक है, तो अगर मैं सारी ऑप्शंस को पहले देखूं, t कॉन्टिन्यूस है एट ओरिजिन, फिर t कॉन्टिन्यूस ही है, t बाउंडेड है, t इज अनबाउंडेड। अब कभी भी अनबाउंडेड और बाउंडेड आपस में इक्विवेलेंट तो हो नहीं सकते। सो इट मीन्स ऑप्शन जो हमारे पास होगी ना वो सी या डी में से एक ही होगी कोई। ठीक है, हमें बताना है कि कौन सी इक्विवेलेंट नहीं है। तो पहले वाला पार्ट को अच्छे से देखो, टी इज कॉन्टिन्यूस एट ओरिजिन, टी इज कॉन्टिन्यूस, टी इज बाउंडेड। ये हमने एक थ्योरम की हुई है अपनी मास्टर्स में, इसका एक प्रॉपर प्रूफ भी है। ठीक है, कि जब भी x और y नॉन लीनियर स्पेसिस होंगी तो जो लीनियर ऑपरेटर होगा वो ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, ये तीनों चीजें एक दूसरे को इम्प्लाई करती हैं। सो ऑड वन आउट ऑप्शन कौन सी बची है? दैट t इज अनबाउंडेड। ठीक है, तो t क्या है यहाँ पे? अनबाउंडेड है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। If P star is a refinement of the partition P, refinement पे क्वेश्चन है ये, and lower sum and upper sum है ये दोनों फंक्शन f के corresponding to the partition P and alpha, which is monotonic increasing function on AB। तो इनमें से कौन सी ऑप्शन सही है? ये ऑप्शंस को देख के मेरे को रिफाइनमेंट थ्योरम याद आ रही है। हम सभी ने रिफाइनमेंट थ्योरम पढ़ी हुई है कि अगर P स्टार रिफाइनमेंट है P की तो इनमें से कौन सी कंडीशन सही होती है? ये चीज आप लोगों ने पढ़ी होगी, दैट L ऑफ P स्टार, L ऑफ P, U ऑफ P स्टार, U ऑफ P। देखो कौन सी ऑप्शन में ये चीज सेटिस्फाई हो रही है कि U ऑफ P बड़ा है U ऑफ P स्टार से A और B में, और L ऑफ P और L P स्टार में कौन बड़ा है? L P स्टार। सो ऑप्शन नंबर A इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ आई ये चीज कैसे किया हमने? बस रिफाइनमेंट थ्योरम अप्लाई करके देखी है कि कौन सी ऑप्शन सही होगी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को रीड करो और आंसर बताओ क्या आएगा इसका आंसर। Let z and q respectively denote the set of all integers and all rationals, then all the units of the ring z cross z and the ring q respectively are। ठीक है, यूनिट्स जो हैं वो बताने हैं। z की यूनिट्स कौन कौन से होते हैं? 1 और -1 होते हैं ना, तो z क्रॉस z में भी यही एलिमेंट्स होंगे यूनिट्स में। तो ऑप्शन सी और डी तो यहीं से निग्लेक्ट होगी, क्योंकि इसमें क्या आ गया? 0 आ गया, है ना। और ये इस फॉर्म के तो कभी हो ही नहीं सकते, तो यहीं से एक ही ऑप्शन सही आ रही है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसके यूनिट्स को आपस में अरेंज कर लिया, जैसे 1 1 हो गया, -1 हो गया, -1 1 हो गया, 1 -1 हो गया। ठीक है, अब आप निकालो Q के।
रैशनल्स के निकालो यूनिट। रैशनल नंबर किस तरह से दिखते हैं, देखो p बाई क्यू फॉर्म के दिखते हैं, तो इसका यूनिट क्या होगा, q बाई पी टाइप्स का होगा। और इसमें क्या कभी जीरो कंटेन होगा, नहीं, जीरो का तो यूनिट एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो नॉन जीरो रैशनल्स। कहाँ कौन सी ऑप्शन है नॉन जीरो रैशनल्स, ये नॉन जीरो रैशनल्स, तो ये भी सही है। और ये तो हमने निकाल ही लिया, तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारे पास क्या होगी यहाँ पे, सही ऑप्शन कौन सी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मतलब इसी तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जहाँ पे आपको बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट दिया होगा। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि मतलब यूनिट्स क्या होते हैं, डेफिनेशंस आनी चाहिए बस, और कुछ नहीं है इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, कौन सा सही नहीं है, या इनकरेक्ट लिख देते हैं या नॉट करेक्ट लिख देते हैं, तो ये वाली चीज को अपने ध्यान से रीड करना है। ए ऑप्शन है एवरी सब ग्रुप ऑफ द अबेलियन ग्रुप इज अ नॉर्मल सब ग्रुप। ये चीज हमने पहले भी पढ़ी है कि हर सब ग्रुप जो अबेलियन ग्रुप का होता है वो नॉर्मल होता है। नॉर्मल सब ग्रुप में हमें जी इनवर्स को एच में दिखाना था, है ना, जी इनवर्स को एच में दिखाना था। तो अब अबेलियन है तो जी एच और एच जी आपस में इक्वल होंगे, तो जी एच एच जी अगर आपस में इक्वल होंगे ये बनेगा एच जी जी इनवर्स, जो आ जाएगा एच जी मीन्स एच बिलोंग्स टू एच। तो ये तो ऑप्शन ट्रू है। हमें कौन सी बतानी है, नॉट करेक्ट कौन सी है। अ फैक्टर ग्रुप ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप इज अबेलियन, साइक्लिक ग्रुप का फैक्टर ग्रुप अबेलियन होता है, ये भी तो सही है। देखो साइक्लिक ग्रुप का जो भी फैक्टर ग्रुप होगा वो साइक्लिक तो होगा ना, ये साइक्लिक होगा, और साइक्लिक ऑलवेज इंप्लाइज व्हाट, अबेलियन। तो ये इस तरह से सही है। मतलब आपको सोचना है कि कौन सी चीज क्यों सही है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये स्टेटमेंट है तो इसको रट लो। ठीक है, हाँ थ्योरम्स की कुछ स्टेटमेंट होती है जो हमें पता होनी चाहिए, बट जो रिजल्ट्स है वो भी पता होने चाहिए। जो क्रॉलरीज होती हैं कि ये आई है तो आई कहाँ से है, ठीक है, कि काउंटर एग्जाम्पल कैसे बनानी है वो पता होना चाहिए आप लोगों को। ऑप्शन नंबर सी देखो, अ ग्रुप इज सिंपल इफ इट हैज नो प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप। एक ग्रुप सिंपल तब होता है अगर उसके पास कोई भी प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप नहीं हो। सही है बात। कब होता है ग्रुप सिंपल, इम्प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप कौन से होते हैं, जो ट्रिवियल होते हैं, है ना, तभी ग्रुप हमारा क्या होता है, सिंपल होता है। डी ऑप्शन देखो, अ ग्रुप इज सिंपल इफ इट हैज नो सब ग्रुप। सब ग्रुप है ही नहीं, ऐसा कोई ग्रुप हो सकता है जिसका सब ग्रुप ही ना हो। एटलीस्ट दो सब ग्रुप तो हर ग्रुप के होते हैं, ग्रुप इटसेल्फ एंड आइडेंटिटी, है ना। तो ये ऑप्शन तो क्लियरली ही रॉन्ग है, डी ऑप्शन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ये जो पॉइंट्स है ना इन्हें अच्छे से रीड करो, इन्हें एनालाइज करो और समझो कि एग्जामिनर क्या पूछ रहे हैं आपसे। ठीक है, किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चंस जो है वो रिपीट हो जाएंगे, पर जो क्वेश्चंस आएंगे भी ना वो इसी तरह से आएंगे, इसी तरह से आपको स्टेटमेंट्स दी होंगी और आपको उस पर डिस्कस करना होगा। और जैसे मैं अप्रोच लगा रही हूँ ना वैसे ही आपको एग्जाम में बैठ के अप्रोच लगानी पड़ेगी, तभी क्वेश्चन सॉल्व होंगे ये वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, a set A in a topological space X is said to be compactive। कॉम्पैक्ट की डेफिनेशन, जो बेसिक डेफिनेशन होती है ना कॉम्पैक्ट की, वो ही पूछी गई है। तो इनमें से देखो कौन सी ऑप्शन आपको लग रही है कि सही होगी। एवरी ओपन कवर ऑफ ए हैज अ काउंटेबल सब कवर, फाइनाइट होता है, फाइनाइट पढ़ा है हमने डेफिनेशन में। फाइनाइट वाली देखो काउंटेबल नहीं होता, काउंटेबल नहीं होता। फाइनाइट सब कवर वाली एक ये है और एक ये है। Every open cover of A has a finite subcover. There exists an open cover of A. हर open cover, every open cover. So option number C सही है। ये simple definition ही है। ठीक है, definition learn होनी चाहिए, आपके tips पे होनी चाहिए definitions जो है। Next question देखो, let V be a vector space over a field F. Let B is equal to this be a finite non-empty subset of V. Let B denotes the span of B.
ऑब्वियसली हम किसी भी चीज के स्पैन को इस तरह लिखते हैं. देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वैलिड. नॉट वैलिड कौन सी वैलिड नहीं है ये बताना है आपको. B is the set of all linear combinations of B. B is the subspace of. देखो span is the set of linear combination of B. ये span की ही तो definition है, तो ये तो true ही है. B is subspace of V. Obviously subspace ही होती है ये. और if subspace W contains B, then B subset होता है W का, ये भी सही है. D option, B is the largest subspace of V that contains B. No, B सबसे छोटा subspace होता है. ये भी आपके पास एक थ्योरम होती है जिसका हम प्रूफ डिस्कस करते हैं. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट होती है कि ये सबसे स्मॉलेस्ट सबस्पेस होता है V का जो B को कंटेन करता है. तो नॉट वैलिड वाली ऑप्शन आ गई ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये क्या कह रही है कि कौन सा सबस्पेस है हमारे पास, लार्जेस्ट वाला है. अगला क्वेश्चन रीड आउट करो. अगला क्वेश्चन कह रहा है द टेलर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ लॉग सेट इन दिस इज. लॉग सेट की एक्सपेंशन पूछ रहे हैं. अब आपको लॉग, अब जैसे मान लो हम एग्जाम में बैठे हैं, मेरे को नहीं पता ये क्या होता है, टेलर सीरीज क्या होता है, ये सब क्या होता है. मैंने क्या किया, मेरे को बस log 1/x की एक्सपेंशन पता थी. वो क्या होती है, x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 अप टू सो ऑन, x मॉड लेस देन 1. इसके लिए ट्रू होती है. अब मेरे को बतानी है log z की, तो log z के लिए मेरे को x क्या पुट करना पड़ेगा, z माइनस 1. तो x को z माइनस 1 ले लो, ये z है नॉट 2, z माइनस 1 का स्क्वायर, z माइनस 1 का क्यूब अप टू सो ऑन. x की जगह क्या लिखते हैं, z माइनस 1. ये जो कंडीशन है ये ऑलरेडी आपको ना क्वेश्चन में ही दे दी गई है. तो ऑप्शन जो इससे मैच हो रही है, देख लो कौन सी ऑप्शन है, वो ऑप्शन नंबर बी ऐसी ऑप्शन है जो इससे मैच हो रही है. एक बार चेक कर लेना, बाकी ऑप्शंस भी मेरे ख्याल से यही वाली है. ठीक है, और बच्चे कंफ्यूज कहाँ पे होते हैं, बच्चे कंफ्यूज होते हैं ये फैक्टोरियल के केस में. इसके फॉर्मूला में कोई फैक्टोरियल नहीं होता. ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपने. इसके बाद नेक्स्ट, let f of z is equal to this, then the residues at the poles of f are. रेसिड्यूज बताने हैं. पहले तो पोल निकाल लो. पोल कैसे निकालते, डिनोमिनेटर को 0 पुट कर दो, z माइनस 2 इक्वल 0, z0 z2, पोल्स निकल गए. अब इन पोल्स पे रेसिड्यू चेक करो. रेसिड्यू का फॉर्मूला क्या होता है. ठीक है, ये क्वेश्चन आपका कॉम्प्लेक्स है. कॉम्प्लेक्स में आपको फॉर्मूलाज याद होने चाहिए. ये रहा फॉर्मूला, ये देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, दैट रेसिड्यू ऑफ f कॉमा a क्या है, ये वाले पॉइंट्स. तो पहले वाले का रेसिड्यू निकाल लेते हैं. फॉर z इक्वल्स 0, लिमिट z अप्रोचेस टू 0, z माइनस a क्या है, अगेन 0. f ऑफ z की वैल्यू क्या है, z प्लस 3 अपॉन z स्क्वायर माइनस 2z. यहां से नीचे से z कॉमन निकाल लो, z प्लस 3, z माइनस 2, z कॉमन निकाल के बाहर z, लिमिट z अप्रोचेस टू 0 एज इट इज. z से z कैंसल आउट हुआ, लिमिट z अप्रोचेस टू 0, z प्लस 3 अपॉन z माइनस 2. z को 0 फिल करो, माइनस 3/2 आ गया इसका आंसर. देखो माइनस 3/2 आ गया. उसके बाद आपको क्या चेक करना है, फॉर z इक्वल्स टू z2 पे. सिमिलरली z2 पे यही फॉर्मूला अप्लाई कर दो. बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए था, अप्लाई तो आप कर ही लोगे, है ना. तो फॉर्मूला को लर्न कर लेना. z2 पे चेक करो, लिमिट z अप्रोचेस टू 0, z माइनस 2, z प्लस 3, z स्क्वायर माइनस 2z, z माइनस 2, z प्लस 3, नीचे से z और z माइनस 2 आ जाता है, z माइनस 2 से z माइनस 2 कैंसिल आउट, लिमिट z अप्रोचेस टू 2 आएगा, यहाँ पे 0 नहीं आएगा ना, z अप्रोचेस टू 2. आंसर आ गया 5/2, माइनस 3/2 एंड 5/2, ऑप्शन नंबर
बी आपका करेक्ट आंसर है, चेक कर लो एक बार इसको। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम, ये भी कॉम्प्लेक्स से है क्वेश्चन अगेन। ओके, आपको इसकी इंटीग्रेशन निकालनी है। मॉड ऑफ z इक्वल्स टू z माइनस 3 cos z माइनस पाई अपॉन 2 होल स्क्वायर। यहाँ से मेरे को पोल बताओगे क्या आएगा, z की वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई बाय 2। जो पाई बाय 2 है, क्या ये 2 से छोटा है? यस ऑफ कोर्स ये 2 से छोटा है। इट मीन्स इसकी वैल्यू उसके अंदर ही लाई करेगी, है ना। मॉड z इक्वल्स 2 के अंदर ही इस चीज की वैल्यू लाई करेगी, तो हम कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या यूज होना था, कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला फॉर डेरिवेटिव्स। कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला, फॉर्मूला यहाँ पे आपको मेंशन भी किया गया है, कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला। अब कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला कहता क्या है, अब हमें किसके लिए निकालना है, पावर 2 के लिए। तो आप m की जगह यहाँ पे 2 पुट कर दो बस। f ऑफ z माइनस ऊपर से देखो a 2 पुट कर दो, तो इसका आंसर आपके पास क्या आएगा, 2 पाई आयोटा f डैश a, ये आंसर आएगा। m माइनस 1 हो जाता है ना यहाँ पे देखो, तो मैंने भी m माइनस 1 कर दिया, 1 आ गया f डैश a। f ऑफ z क्या है, अब f ऑफ z की वैल्यू क्या है हमारे पास, z माइनस 3 cos z। यहां से f डैश z निकाल लो, क्या आएगा f डैश z, 1 3 माइनस साइन z आएगा, ये प्लस हो जाएगा ये, और f डैश a क्या है हमारे पास यहाँ पे, पाई बाय 2। तो f डैश पाई बाय 2 क्या हो जाएगा, 1 प्लस 3 साइन पाई बाय 2, 1 भी तो है यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 1 बाय 1 प्लस 3 विच इज 4। सो 2 पाई आयोटा इंटू 4, 8 पाई आयोटा। 8 पाई आयोटा देखो है किसी ऑप्शन में, ए ऑप्शन में ही है। सो ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। बस आपको क्या पता होना चाहिए था कि इसमें कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला यूज होगा। कैसे होगा वो हमने पहले कंडीशन चेक करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद तो बस एप्लीकेशन ही है, कैलकुलेशन है, वो तो आप कर ही लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कंसीडर द डिफरेंशियल इक्वेशंस। 2 डिफरेंशियल इक्वेशंस आपको दे रखी हैं विद बाउंड्री कंडीशन y ऑफ 0 इक्वल्स 0 एंड y डैश 1 इक्वल्स 0। देन क्या ये स्टर्म ल्यूविल प्रॉब्लम है, ए एंड बी। स्टर्म ल्यूविल प्रॉब्लम कौन सी होती है, उसकी एक्सटेंडेड फॉर्म होती है ये वाली, ठीक है। बस आप ये चेक कर लो कि आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते। ए ऑप्शन देखो, एक्स वाई डबल डैश प्लस वाई डैश। अगर इसको एक्स वाई डैश का डैश लिख दिया जाए कोई दिक्कत, प्लस लैम्डा वाई लैम्डा प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 वाई। यहाँ पे एक और कंडीशन होती है कि जो पी एक्स होता है ना ये वाला, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और जो ये डब्ल्यू एक्स होता है ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये कंडीशन भी होती है। यहाँ पे पी एक्स की वैल्यू x है और यहाँ पे डब्ल्यू एक्स की वैल्यू 1 है, ठीक है। तो इसको मैं इस फॉर्म में लिख पा रही हूँ, ए ऑप्शन को इस फॉर्म में लिख पा रही हूँ, तो ये स्टर्म ल्यूविल प्रॉब्लम है, ये स्टर्म ल्यूविल प्रॉब्लम है। बी वाला देखो, इसको लिख पा रहे हो, डेफिनेटली लिख पा रहे हैं, ई एक्स वाई डैश का डैश प्लस लैम्डा वाई। यहाँ पे भी 1 आ गई आपकी वैल्यू, वो ई एक्स आ गई, ठीक है। इसको इस फॉर्म में लिख पा रहे हो, लिख पा रहे हो, तो दोनों स्टर्म ल्यूविल प्रॉब्लम होंगी, यस। सो कौन सी ऑप्शन है जिसमें दोनों ही दी गई हैं, आई थिंक ये ऑप्शन ही है। चेक कर लेना, दोनों ही स्टर्म ल्यूविल प्रॉब्लम होंगी, ए ऑप्शन में ये बात लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कंसीडर द वेक्टर स्पेस आर स्क्वायर, लेट अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 अल्फा 5 तीनों की वैल्यू दी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सा नहीं सही। लीनियर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट की बात करी गई है। अब इस क्वेश्चन में तो कुछ सोचना ही नहीं था। जहां पे 0 0 आ गया वो क्या होती है हमेशा लीनियरली डिपेंडेंट, मतलब अल्फा 4 जिसमें आ गया वो लीनियरली डिपेंडेंट होगी। अल्फा 4 इसमें है, हमें बताना है सही कौन सा नहीं है। ये देखो अल्फा 4 जिसके साथ आ गया वो एल आई हो ही नहीं सकता। सो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ। ठीक है, ये सबसे इजी क्वेश्चन था, आपको बस पता होना चाहिए कि जहां पे 0 0 आ गया वो लीनियरली डिपेंडेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ सी इज अ कनेक्टेड सबसेट ऑफ अ टोपोलॉजिकल स्पेस x which has a separation x is equal to a b, मीन्स इसका मतलब है दैट x इज सेपरेटेड बाय a एंड b। अब सेपरेशन की डेफिनेशन क्या होती है? सेपरेशन की डेफिनेशन होती है कि जो x है वो a और b दोनों से बना है, बट उन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है। उन दोनों की इंटरसेक्शन एम्प्टी है, उन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है। और C जो है वो कनेक्टेड सबसेट है X का। ये बात को बहुत ध्यान से समझना। C जो है वो सबसेट है X का, ठीक है। X जो है उसको मैं इस फॉर्म में लिख सकती हूँ और इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है। अब अगर C X का सबसेट है तो C के कुछ पॉइंट्स या तो फिर ये A के साथ होंगे या फिर ये B के साथ होंगे, कुछ इस तरह से होगा। बट एज पर हमारा C कनेक्टेड है तो इसकी इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी होगी। अगर इसकी इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी होनी चाहिए तो इन दोनों में से आइदर A इंटरसेक्शन C फाई होगा या फिर B इंटरसेक्शन C फाई होगा। ये बात को समझो पहले अच्छे से। और अगर A इंटरसेक्शन C फाई होगा वो कब होगा? अगर C जो है वो सबसेट किसका होगा? B का सबसेट होगा। और B इंटरसेक्शन C फाई कब होगा? अगर C A का सबसेट होगा। सो हमारे पास कौन सी ऑप्शन बनी? आइदर C सबसेट A का होगा और C सबसेट B का होगा। ऑप्शन नंबर B यहाँ पे करेक्ट होगी कि आइदर C सबसेट होगा A का या फिर B होगा। इस क्वेश्चन को या तो आप डायरेक्टली आपको स्टेटमेंट लर्न हो, ठीक है, एग्जैक्ट ये थ्योरम भी है। मैंने आपको साथ में थोड़ा सा प्रूफ भी करके दिखा दिया क्योंकि इसका प्रूफ छोटा ही था। बट आपको सोचना कैसे है वो आपको यहाँ से आएगा कि पहले तो डेफिनेशन खोल ली। अगर मान लो मेरे को थ्योरम नहीं याद, मेरे को बिल्कुल बेसिक से सोचना है, मैंने डेफिनेशंस लगाई कि अच्छा सेपरेशन की ये डेफिनेशन होती है, फिर कनेक्टेडनेस की ये डेफिनेशन होती है, ठीक है। उसके बाद अगर C कनेक्टेड है तो इसकी जो इंटरसेक्शन है वो नॉन एम्प्टी कैसे होगी? दोनों में से एक को फाई होना पड़ेगा। ये एम्प्टी कब होगा? अगर C B का सबसेट होगा तभी एम्प्टी होगा। तो ये सारा जो आपने सोचना है उसके लिए सबसे पहले आपको डेफिनेशन आनी चाहिए, नहीं तो फिर आपको थ्योरम लर्न होनी चाहिए, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। Let A be an open interval -1 से 1 close interval in the complex plane C। ओके, उस दिन जो हमने क्वेश्चन किया था ना वो था रियल पे, आज हम करेंगे कॉम्प्लेक्स प्लेन पे। A जो है वो ओपन इंटरवल है -1 से 1 पर। अब हम डायरेक्टली नहीं कह सकते कि ओपन सेट है, ठीक है। अब हम डायरेक्टली ये बात नहीं कहेंगे कि ये ओपन सेट है। -1 से 1 में देखो एक 0 आता है ना। 0 के आसपास वाले पॉइंट्स उठाओ, क्या उसमें कोई ऐसा पॉइंट है जो A में नहीं है? ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्स प्लेन की बात हो रही है तो इसमें ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे जो कि इसमें नहीं है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स अगर इसमें होंगे तो क्या मैं कह सकती हूँ कि ये ओपन है? अब जैसे आयोटा बाय 2 है, ये तो A में नहीं है ना, तो ये ओपन सेट नहीं है। तो क्या ये क्लोज सेट है?
क्लोज सेट, इसके लिमिट पॉइंट्स क्या होंगे? -1 से 1 ओपन के, -1 और 1 लिमिट पॉइंट होंगे। इसके लिमिट पॉइंट क्या होंगे? इसके लिमिट पॉइंट होंगे -1 से 1 तक। तो क्या जो ये लिमिट पॉइंट्स है ये ए में आ रहे हैं? ए में तो आ ही नहीं रहे, वो क्लोज इंटरवल तो है ही नहीं है। तो ए ना ही तो ओपन सेट है ना ही क्लोज सेट है। किस केस में? कॉम्प्लेक्स वाले केस में। सो ऑप्शन ए ओपन सेट है, ए ओपन है, ए क्लोज है, नन ऑफ द अबव, ए कुछ भी नहीं है। सिमिलरली आप बी को चेक कर दोगे, ठीक है। ये सेम रीजन के कारण ही बी ओपन सेट नहीं होगा, और क्लोज ये हो सकता है क्योंकि इसमें इसके लिमिट्स पॉइंट कंटेन होंगे, ठीक है। तो ए पे ही सारा मतलब क्वेश्चन कैंसिल आउट हो गया, तो बी को डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं है। इसके बाद ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, लेट x इज इक्वल टू ए बी सी डी ई, टाओ दिया हुआ है आपको ये सारा, ठीक है। देन द डिराइव्ड सेट ऑफ सी डी ई, इसको समझने में थोड़ी सी मेहनत लगेगी, ठीक है। तो अपना दिमाग खोल के अच्छे से समझना इसको कि डिराइव्ड सेट ऑफ सी डी ई का डिराइव्ड सेट क्या होगा, क्योंकि ये बिल्कुल प्योर का क्वेश्चन है। अब देखो, सबसे पहले ये मेरे पास सेट ए ले लो, मेरे को डिराइव्ड सेट तो निकालना है ना। डिराइव्ड सेट कौन सा होगा? जिसमें लिमिट पॉइंट्स होंगे। ये नोट भी एक दिया, इसे भी पढ़ लेते हैं क्या कह रहे हैं ये। A point x belongs to x is a limit point of A if every open neighborhood of x contains at least one point of A different from x। ठीक है, लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन दे दी है। वो लिमिट पॉइंट तभी होगा अगर हर ओपन नेबरहुड x का एटलीस्ट A का एक पॉइंट कंटेन करेगा उस x को छोड़कर, ठीक है, इनमें से एक को छोड़कर। अब सबसे पहले मैं अगर A को डिस्कस करूं तो ए वाले में क्या आएगा? ए किस किस में है? कौन सी टोपोलॉजी में है? एक तो एक्स में है, सभी में है फाई को छोड़कर। देखो, सभी में है फाई को छोड़कर। इसे फटाफट से लिख लेते हैं हम, ए बी सी डी ए बी ई। अब क्या इसका कोई एलिमेंट है? इसमें है ही नहीं है, तो ए कभी लिमिट पॉइंट होगा, बाकी को चेक करने की जरूरत ही नहीं है। पहले वाले केस में ही है नहीं है, एक्स में तो आ जाएंगे ये सभी, है ना। ये वाले केस में है नहीं है, तो ए कभी भी लिमिट पॉइंट नहीं होगा। इसके बाद आप ऐसे ही बी सी डी ई सबका पर्टिकुलरली चेक करोगे सभी एलिमेंट्स का। अब मैं आपको एक और एलिमेंट का चेक करके दिखा देती हूँ, एलिमेंट सी का। एलिमेंट सी किस किस में है? एक्स में है, ए सी डी में है, ए बी सी डी में है। अब ध्यान से इसको देखना, यहां पे पहले ए सी डी को डिस्कस करते हैं। जो लिमिट पॉइंट है, हम सी की बात कर रहे हैं, सी को छोड़ के क्या इसमें कोई ऐसा एलिमेंट है जो इसमें भी है? सी को छोड़ के इसमें डी है जो इसमें भी है, मतलब ये वाला तो सही हो गया। एक्स में तो सारे ही एलिमेंट्स है, तो ये भी सही हो गया। ए बी सी डी में सी का चेक कर रहे हैं, सी को छोड़ के बाकी एलिमेंट्स में से कोई ऐसा एलिमेंट है जो इसमें है? डी है, तो ये भी सही हो गया। अगर तीनों पे टिक लग जाए तो सी क्या है? सी इज लिमिट पॉइंट, सी लिमिट पॉइंट है। सिमिलरली अगर आप चेक करोगे डी के लिए, तो डी भी किस में आएगा? डी भी कौन से सेट में आएगा? डी भी तो यही सेट में आ रहा है, और इससे एक्स्ट्रा तो कोई सेट ही नहीं है। सिमिलर रीजन से डी भी क्या हो जाएगा हमारे पास? लिमिट पॉइंट हो जाएगा। डी भी लिमिट पॉइंट आ गया, सी भी लिमिट पॉइंट आ गया। अब कोई ऐसा है जो लिमिट पॉइंट सी और डी इधर है, सी डी ई, ई को भी एक बार चेक कर लेते हैं, है ना। वेट, ई को चेक कर लेते हैं एक बार। ई किस किस में आ रहा है? ई आ रहा है ए बी ई में और एक्स में आ रहा है। अब
इसमें ई को छोड़ के कोई ऐसा एलिमेंट जो इसमें हो, ए और बी तो इसमें कभी है ही नहीं है, सो ई इज नॉट ए लिमिट पॉइंट। सो ऑप्शन कौन सी सही होगी? ऑप्शन नंबर सी, सी डी। ठीक है, ये क्वेश्चन को ध्यान से एक बार एनालाइज करना कि किस तरह से हमने इसको अप्रोच करना है। हमें सभी एलिमेंट्स पे चेक करना है कि ये लिमिट पॉइंट होगा या नहीं। सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें से जो है हमारे एलिमेंट्स ले लेंगे, जिसमें वो अल्फाबेट हमारा होगा वो एलिमेंट होगा। उसके बाद हम डिराइव्ड सेट निकालेंगे, किसकी हेल्प से? इसकी हेल्प से, कि ये वाला एलिमेंट जिस अगर तो उसमें होगा वो एलिमेंट खुद को छोड़कर और जिस में होगा उस पे टिक लगाएंगे, और अगर सारे एलिमेंट्स हमारे टिक हो गए तो वो डिराइव्ड सेट होगा, वो लिमिट पॉइंट होगा और वो डिराइव्ड सेट में होगा इसके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, a random variable is said to have students t distribution with new degrees of freedom if the random variable has a density function। students t distribution, इसका सिंपल फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला नंबर जो सही है वो है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये फॉर्मूला है, ये आपको लर्न ही करना पड़ेगा। यहाँ पे साइन जो होता है वो पॉजिटिव होता है, यहाँ पे साइन नेगेटिव होता है, ये इसकी पहचान है बस। ठीक है, ये तो फॉर्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? इनमें से कौन सा सही नहीं है? हॉस्ट ऑफ स्पेस, पता है कौन सी स्पेस होती है? हॉस्ट ऑफ स्पेस जो होती है ये T2 स्पेस होती है आपकी। एवरी T2 इज अ T1 स्पेस। इसके लिए ना आप ये याद रख लो कि T4 implies T3, T3 implies T2, T2 implies T1। ठीक है, तो हर हॉस्ट ऑफ स्पेस T1 होती है, T4 T3 होती है। एवरी रेगुलर स्पेस इज कंप्लीटली रेगुलर। हर कंप्लीटली रेगुलर तो रेगुलर होती है, ये लिख लो अच्छे से कि हर कंप्लीटली रेगुलर implies रेगुलर, बट कॉन्वर्स इज नॉट ट्रू। बट इसका कॉन्वर्स ट्रू नहीं होता, तो ऑप्शन नॉट ट्रू ही तो पूछे उसने। सो ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर है आपका, हाँ, कि ये सही नहीं है। सो आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन ही था। यस, सो इसी के साथ आज का सेशन हमारा खत्म करते हैं। बाकी के सारे PYQs हम अपने अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। होप सो आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। थैंक यू सो मच।